हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अकाउंट्स विजार्ड। चलिए, अब आपको बताते हैं कि बेसिकली अकाउंट्स में होता क्या है। अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, तो अकाउंट्स में सेल और परचेज होता है, कुछ नहीं होता। सेल परचेज उसी को अलग अलग चैप्टर्स में, जैसे मान लो जर्नल एंट्री में हम उस ट्रांजैक्शन को कैसे दिखाते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैसे दिखाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन में हम उसको कैसे दिखाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, सेल परचेज का बढ़ गया है। कहीं पे अगर कैश में पेमेंट होना होता है तो कैसे दिखाते हैं, अगर हम बैंक से पेमेंट करते हैं या चेक से पेमेंट करते हैं तो हम कैसे दिखाते हैं, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल में पेमेंट होता है तो कैसे होता है, बीपी में, बिल्स पेबल में पेमेंट होता है तो कैसे होता है। इन सब चीजों को मिला के पूरे 11th का अकाउंट्स बना दिया गया है। लेकिन एक चीज और आप समझ लीजिए, अकाउंट्स में कुछ चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री हम कैसे सीखेंगे, तो हम सीखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, या इसको आप कह सकते हैं गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। डेबिट जिसको कि डीआर से शो किया जाता है, और क्रेडिट जिसको कि सीआर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो चैप्टर है वो है कैश बुक। ये ऐसा चैप्टर है जो 11th में आपको आना चाहिए। कैश बुक और बिल्स, उसके बाद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, और उसके बाद जो है वो है फाइनल अकाउंट। अगर किसी भी बच्चे को 11th क्लास में अगर इन चैप्टरों पे कमांड है तो मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं अकाउंट्स में दिक्कत होगा, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो सीएसीएस में हो। क्योंकि अगर आपको जर्नल एंट्री आती है ना, दैट मीन्स अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो इन सबों को आप बहुत आसानी से कर लेंगे, मतलब इसके कंसेप्ट्स आप समझ लेंगे। तो मुझे नहीं दिखता कि इससे ज्यादा कुछ पूरे 11th के अकाउंट्स में है। और पता नहीं क्यों बच्चे परेशान रहते हैं कि सर मेरे को तो डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आया। अरे आपको डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आया, मेरे से आप कांटेक्ट करो ना, बगैर डेबिट क्रेडिट के पूरा अकाउंट्स पढ़ा दूंगा। ऐसा भी नहीं दावा करता कि मैं डेबिट क्रेडिट नहीं समझाऊंगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट कब करवा दिया। बच्चों को गोल्डन रूल याद नहीं होता, कोई बात नहीं है, हम किसी और रास्ते से आपको डेबिट क्रेडिट समझा देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। आप कहेंगे अच्छा सर इतना इजी है। अरे बेटा कुछ है ही नहीं, इजी नहीं, कुछ नहीं है ये। आपको बस कंसेप्ट देखना है कि होता क्या है अकाउंट्स में, कोई भी चीज डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को समझना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है उसको दो बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, एक ट्रेडिशनल बेस पे, दूसरा मॉडर्न अप्रोच पे। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहिए और दूसरा कहिए मॉडर्न अप्रोच। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल अप्रोच उतना ही इजी है जितना मॉडर्न अप्रोच है। तो लेट्स सी, जब करेंगे हम लोग उस टॉपिक को तो देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी लिखवानी है कि व्हाट इज द अकाउंट्स, तो इसके डेफिनेशन से पहले, बार बार बता रहा हूं, इसके डेफिनेशन से पहले बेसिकली आपको कोई अकाउंट्स में कुछ बताएगा नहीं कि आखिर ये आएगा कहां से। मैं भी चाहता तो अपनी इस वीडियो में डाल सकता था कि इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। तो इट मीन्स कि मैं थोड़ा सा अलग वे में लेके चल रहा हूं। ठीक है, अकाउंट्स बना है बिजनेस के लिए।
और बिजनेस में सिर्फ दो चीजें होती हैं। सेल दो तरह से होता है, कैश में और क्रेडिट में। परचेज दो तरह से होता है, कैश में और क्रेडिट में। मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स बेसिकली बिजनेस में यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स बिजनेस के लिए ही है। बिजनेस में मैंने बोला कि दो चीजें होती है, दैट मीन्स कि दो ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक सेल का ट्रांजैक्शन होता है, दूसरा परचेज का ट्रांजैक्शन होता है। और सेल दो तरह से किया जाता है, कैश और क्रेडिट। कैश और क्रेडिट, दैट मीन्स कि जो मोड ऑफ पेमेंट है ना वो कैश और क्रेडिट है, और जो पेमेंट रिसीव का भी जो मोड है ना वो कैश और क्रेडिट है। आप लोगों को लगता है कि कोई तीसरा है तो बताइए। चलिए मैं ही बताता हूं। बेटा तीसरा कोई मेथड नहीं है, तीसरा कोई मेथड नहीं है। मतलब कि अगर आप सेल करते हैं तो या तो कैश में करना पड़ेगा या फिर क्रेडिट में, या तो परचेज करते हैं तो या तो कैश में करना होगा या फिर क्रेडिट में। तीसरा कोई मोड नहीं है। अगर हम कैश में सेल करते हैं तो कोई बात नहीं है। हमने मान लो कि मिस्टर एक्स को सेल किया कैश में, मान लो 5000 का। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई हमारे लिए डेटर हो गए, डेटर। ये जो हुआ ये हमारा डेटर कहलाया, ये हमारा जो है सो बेटा जी ये हमारा डेटर कहलाया। ठीक है, डेटर कौन होता है? डेटर हमारा कस्टमर होता है, और ऐसा कस्टमर होता है जो हमसे ऑन क्रेडिट पे गुड परचेज करता है। या डेटर ऐसा कस्टमर होता है जिसको हम ऑन क्रेडिट गुड सोल्ड करते हैं। 99% जो बिजनेस होते हैं ना वहां पे जब आप बिजनेस का सेटअप लेके बैठेंगे तो वहां पे आपको कैश और क्रेडिट दोनों में सेल करना पड़ेगा। कैश और क्रेडिट दोनों में ही करना पड़ेगा, चाहे वो सेल हो या परचेज हो। सपोज कीजिए कि मेरा एक शोरूम है और शोरूम में हम सेल और परचेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैश और क्रेडिट दोनों चीजें यूज होती है। अगर नहीं होगा तो आपको अपना शटर डाउन करना पड़ेगा, शॉप कहीं ना कहीं आपको बंद करनी पड़ेगी, आपको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, सीधा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम कोई भी सेटअप लेके बैठते हैं, जब हम सपोज कीजिए कि मेरी ये शॉप है, अब शॉप है, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अब कुछ कस्टमर्स हैं जो कैश में ट्रांजैक्शन करता है, कुछ कस्टमर बोलता है कि नहीं सर मेरे को तो क्रेडिट में करनी है, आफ्टर सम टाइम आई विल पे यू। हाँ तो ठीक है, फिर कैश में क्रेडिट में ऐसा चलता रहता है। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये आपका कस्टमर है, ये आपसे एक प्रोडक्ट खरीदता है 5 लाख का। वो कहता है कि सर मेरे पास ना 3 लाख रुपीज है जो मैं आपको कैश पे कर देता हूं, और जो ये 2 लाख है वो आफ्टर सम टाइम आई विल पे यू। तो क्या आप उसको मना कर देंगे कि नहीं मैं तुम्हें 3 लाख रुपीज का ही दूंगा, 2 लाख रुपए का माल वापस रख? बेटा उस टाइम तो वो एक्सेप्ट कर भी लेगा इस कंडीशन को, लेकिन अगली बार से वो आएगा नहीं। जब आप एक बिजनेस सेटअप लेके बैठे हैं तो एक दो कस्टमर से काम नहीं चलेगा, सैकड़ों कई कस्टमर्स चाहिए, 1000 में चाहिए, 100 में चाहिए। जितना कस्टमर होगा उतना आपका ट्रांजैक्शन होगा, उतना आपका सेल होगा, उतनी आपको प्रॉफिट होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो बिजनेस होता है वो कस्टमर बेस्ड होता है। भाई हमने क्या बोला कि बिजनेस है, बिजनेस में क्या होता है? सेल और परचेज होता है। तो सेल और परचेज नहीं होगा तो क्या करोगे आप दुकान लेके? तो उसी तरह अगर हम परचेज की बात करें तो सपोज कीजिए कि मेरे पास जो शॉप है, हम शॉप में क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा जो सप्लायर है ना वो कई सारा हो सकता है,
वो हमारा सप्लायर कई सारे हो सकते हैं, कोई एक किसी एक सप्लायर पे हमारा काम तो चलेगा ही नहीं, किसी एक सप्लायर से हमारा काम नहीं चलेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा डेटर है, दैट मीन्स कि जो हमारा कस्टमर है, जो क्रेडिट पे गुड हमसे परचेज करता है, वो कहीं ना कहीं पैसा देगा, तभी तो आप अपने सप्लायर को पे करोगे। तो आपने भी यहां पे यूज कर लिया कैश और क्रेडिट। देखिए, जब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे चलूंगा ना, जब मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे चलूंगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बताऊंगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में 3 होता है, कैश, क्रेडिट और एक होता है एक्यूरल बेसिस। कैश दैट मीन्स कि कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस जिसको कि हम क्रेडिट बोलते हैं, और दूसरा है कैश एंड एक्यूरल बेसिस, दैट मीन्स कि कैश में भी और क्रेडिट में भी। तो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे सेल में भी वो देख लिया कि कैश और क्रेडिट दोनों का यूज होता है, यहां पे भी दोनों का यूज होता है। देखिए, एक चीज और समझिए कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका डबल इंपैक्ट होता है। क्या होता है? डबल इंपैक्ट होता है। अब जैसे देखिए, ये स्टूडेंट है, ये भी पढ़ रहा है, अभी मैं इसको ये मार्कर सेल कर रहा हूं, ये सेल कर रहा हूं मैं इसे 100 रुपीज का। अब देखो, मैंने इसको मार्कर दे दिया और मार्कर दे दिया और इसने मुझे 100 रुपए दे दिए। तो इट मीन्स क्या हो गया? ये डबल ट्रांजैक्शन हुआ। दैट मीन्स कि जब हम कुछ भी करते हैं, कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसका जो इंपैक्ट होता है ना, वो डबल होता है। आप अपनी 11th की बुक को देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बुक में क्या लिखा हुआ है? डबल एंट्री, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको छोड़िए, ये देखिए क्या दिख रहा है, डबल एंट्री दिख रहा है, यहां पे लिखा हुआ डबल एंट्री दिख रहा है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका डबल इंपैक्ट होता है। तो जब डबल इंपैक्ट होता है तो इसलिए उस ट्रांजैक्शन का नाम, हमारी बुक का नाम ही हो गया डबल एंट्री सिस्टम। अगर वो सिंगल एंट्री है, देखिए पहले 11th में एक चैप्टर हुआ करता था और अभी भी है सिंगल एंट्री सिस्टम, दैट मीन्स कि उसको इनकम्प्लीट अकाउंट भी बोलते हैं। आपके लेवल में तो बहुत इजी है, लेकिन आप सीए के लेवल में देखेंगे ना, आईपीसी लेवल के, आईपीसीसी के लेवल में देखेंगे या सीए इंटर के लेवल में देखेंगे तो बहुत बहुत मुश्किल है। दैट मीन्स कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, सॉरी टू से, मैं एक टीचर हूं तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ डिफिकल्ट जरूर है, बट आपके लेवल में टू मच इजी है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का डबल इंपैक्ट होता है, और डबल इंपैक्ट होने के कारण उसको बोला गया है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। जो बुक हम पढ़ते हैं इसलिए लिखा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम। होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ, एक चीज और, अगर हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हम क्रेडिटर कहलाते हैं, याद रखिएगा। जिस तरह आप क्रेडिट पे सेल कर रहे थे, तो यहां पे आप क्रेडिट पे भी परचेज कर सकते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं क्रेडिटर। अब डेटर हमारा एसेट होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, डेटर हमारा एसेट होता है क्योंकि हमें इससे पैसे लेने होते हैं, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं हमें पैसा देना होता है। हाँ, अभी इस पे बात करेंगे, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, सब पे बात करेंगे, ठीक है। अभी बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अकाउंट्स का बिजनेस में क्या यूज है। तो बिजनेस में 2 यूज है, सेल होगा या परचेज होगा, कैश में होगा और क्रेडिट में होगा। बेसिकली अभी हमने आपको इतना ही सिखाना था। आज हमारे आपके बीच में बात हुई, आपने कहा कि सर छोड़ो ना सर, अकाउंट्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है सर, हम लोग ना बिजनेस करते हैं। आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो 10 लाख रुपीस लेकर आए आप बिजनेस करने कि सर आज से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा बेटा मैं नहीं करूंगा, आप ही करो। हाँ, लेकिन कभी अगर गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मुझे फोन जरूर करना। तो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और ये बिजनेस स्टार्ट किया सोल प्रोप्राइटर के रूप में। सोल प्रोप्राइटर के रूप में। अब सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर को सिंगल ऑनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल ऑनर। मतलब जैसे कि आपकी एक दुकान है जिसके ऑनर आपके पापा हैं या आप हैं, तो यू कैन टेक द डिसीजंस, ऑल टाइप ऑफ द डिसीजन एंड गेन द प्रॉफिट्स
एंड फेसिंग द लॉसेस। ये प्रोप्राइटरशिप कहलाता है और इसको सिंगल ऑनर बोलते हैं। अब क्या हुआ कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2023 को आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। अब बिजनेस में चूंकि मैंने आपको बताया क्या था कि सेल परचेज होता है, हाँ सिंपल। आप 10 लाख रुपीस आपने इन्वेस्ट किया है और आपने क्या किया, सबसे पहले एंट्री हमारी देखिए क्या होता है। देखिए बेटा, ये जो 8 जर्नल हैं, अभी हो सकता है 1-2 और हो, इससे जो आपका जर्नल एंट्री का जो बेसिक ट्रांजेक्शन्स है ना, उसमें इससे ज़्यादा नहीं है। अब एडवांस में तो बहुत सारे हैं। तो अब देखिए हमने क्या कहा था कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप सेल कर रहे हैं कैश में और क्रेडिट में, परचेज कर रहे हैं कैश में और क्रेडिट में। उसके बाद जो आपने क्रेडिट में सेल किया है वो पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरी पे कर रहे हैं आप अपने वर्कर को, रेंट पे है तो रेंट पे कर रहे हैं, और सेल और परचेज कर रहे हैं आप कैश और क्रेडिट में। पूरे जो ट्रांजेक्शन्स है ना, अगर आपको इतना ट्रांजेक्शन्स आ गया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको आपके कंसेप्ट में कोई दिक्कत होगा, क्योंकि इसके बाद हमारा ड्राइंग बच गया। क्योंकि ड्राइंग में 2 होता है, एक होता है ऑफिस यूज और एक होता है पर्सनल यूज। तो इतना अगर हम सीख लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बेसिक्स जर्नल एंट्रीज में कोई दिक्कत आएगा। और अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिक्स बोले तो क्या, आपको याद होगा कि जब आप छोटे से थे, नन्हे मुन्ने थे, है ना, छोटे से बच्चे थे, स्कूल जब जाते थे, तो आपकी मम्मा ने या आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा ए फॉर एप्पल। बेटा यही ए फॉर एप्पल है अकाउंट्स का। हाँ, लेकिन जर्नल एंट्री सीखने से पहले आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे होल्ड कर रहा हूं अभी, क्योंकि इसको लिखने का मेरा मतलब मीनिंग ये था कि अभी आपको मैंने 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट करवाया था। तो 1 जनवरी को जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए लगाए, तो आपने सेल परचेज पेमेंट वगैरह करते गए। आफ्टर सम टाइम 2 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर आपने मुझे फोन किया कि सर आज क्या हुआ कि मैं 1 लाख रुपीस अपने घर से लेकर गया था शोरूम पे। सर पूरे दिन सेल परचेज हुआ, मुझे कुछ कस्टमर से कुछ पैसे भी रिसीव हुए, कुछ सप्लायर को मैंने पैसे भी दिए, पेमेंट भी किया। बट हुआ क्या ओवरऑल कि सर 10,000 रुपीज कहीं पे मिसिंग है सर, वो मिल ही नहीं रहा सर, टैली नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि बेटा आप एक बात बताओ, अकाउंटिंग का जब मैंने आपको डेफिनेशन बताया था तो क्या बताया था? कह रहे सर वो तो याद ही नहीं है सर, 12th में आ गया मेरे 94-95% नंबर आ गया, मुझे याद ही नहीं है, मैं तो पापा के साथ शोरूम में बिजी हो गया। तो मैंने कहा था कि बेटा जब मैंने डेफिनेशन आपको बताया था तो उसमें सबसे पहले लाइन जो मैंने आपको बताई थी कि इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जी सर जी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग करना सिखाया था। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई एक कस्टमर तो होता नहीं है, बहुत सारे कस्टमर होते हैं। तो हमें क्या होता है कि जो बहुत सारे कस्टमर हैं, कुछ कैश में ले रहा है, कुछ क्रेडिट में ले रहा है, कुछ कैश और क्रेडिट दोनों में ले रहा है। तो भैया एक बात बताइए, आप किस किस का नाम ध्यान रखेंगे? और कस्टमर एक दो कस्टमर तो होते नहीं है, 100 कस्टमर होते हैं, 500 कस्टमर होते हैं, 1000 कस्टमर होते हैं। तो आपको बुक मेंटेन करनी चाहिए थी, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था। आपको मैंने पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम, पहली क्लास के बाद आपको सिखाया था कि बेटा जब अकाउंटिंग के डेफिनेशन को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग।
आपने कुछ किया, रिकॉर्ड किया, अरे सर वो तो नहीं कर पाया। तो इट मीन्स कि अगर आप अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखेंगे ना बेटा, तो उसमें लिखा हुआ है इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि जो स्टार्टिंग होती है 11th क्लास, जो टीचर्स बताते हैं ना, वो यहां से बताते हैं कि इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैं भी आपको बता सकता था, लेकिन आज इस आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग से पहले मुझे यह बताना था कि हम रिकॉर्ड किसका करते हैं। तो सेल और परचेज का। सेल और परचेज क्या होता है सर? सेल और परचेज ट्रांजैक्शन होता है जिसका डबल इंपैक्ट पड़ता है, जिसका डबल इंपैक्ट पड़ता है। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जो हमारी बुक में भी है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताऊंगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का जो है सो डेफिनेशंस बताऊंगा, उसके प्रिंसिपल्स बताऊंगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा, उसका यूटिलिटीज वगैरह बताऊंगा। ठीक है।